हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ माया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेपाल की स्टोरी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा आप देख सकते हो, ये है नेपाल का मैप। ओके, तो जैसा आपको पता ही होगा कि नेपाल आज के टाइम पे वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यस, बट डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर कैसे आया? पहले वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम था, वो कैसे हटा, डेमोक्रेसी कैसे आई, इसी चीज़ के बारे में हम इस नेपाल की स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल, कि नेपाल में डेमोक्रेटिक मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, बट हम उससे पहले जानते हैं कि उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन से लीडर्स थे और कौन सा सिस्टम था। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क देखा जाता था, मतलब संवैधानिक राजतंत्र। ओके, सो नेपाल स्टोरी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल। हम अभी जानते हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल मतलब नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने के लिए वहाँ की जनता ने कैसे आंदोलन किया, कैसे मूवमेंट चलाया, कितनी क्रांति हुई, कितना रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद कैसे ही नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि पहले तो वहाँ पे कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ओके, सो फर्स्ट हम जानते हैं मॉडर्न नेपाल। नेपाल इज द ओनली हिंदू स्टेट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन। नेपाल विश्व के इतिहास में एकमात्र हिंदू राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इन मॉडर्न टाइम इट रिमेन्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एंड पॉलिटिकल पार्टी कीप डिमांडिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स। आधुनिक काल में संवैधानिक राजतंत्र के अधीन रहा। जब मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था उस टाइम पे, और उस टाइम पे वो संवैधानिक राजतंत्र के अधीन रहा। और साथ ही वहाँ पे जो पार्टीज थी वो हमेशा डिमांड करती थी कि हमें ऐसी पार्टी चाहिए जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी में होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। ओके, बट द किंग हैड द राइट टू अपॉइंट एंड डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। बट उस टाइम पे किंग के हाथ में ये पावर थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता है और साथ ही साथ उसे डिसमिस भी कर सकता है। इलेक्टेड पंचायत वर एस्टैब्लिश्ड देयर, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ दिस आर्मी डिस्ट्रॉय इट इन 1990। वहाँ पे एक पंचायती राज व्यवस्था इस्टेब्लिश की गई, स्थापना हुई, बट वहाँ के जो किंग थे उन्होंने उसे बर्खास्त कर दिया, इसे भंग कर दिया। ओके, बट इसके रिजल्ट में दिस रिजल्टेड इन अ वेव ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और इसी के रिजल्ट में वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कि लोग, वहाँ की जनता, वहाँ की इवन पार्टीज वो क्या चाहती थी? वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती थी, इसलिए वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। एंड किंग वीरेंद्र अनाउंस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन नवंबर 1990। ओके, जो किंग वीरेंद्र थे वहाँ पे, जो मतलब जो राजा थे वीरेंद्र, जैसे मैंने अभी बताया वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अभी आज के टाइम पे, रिसेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका है। जैसे इंडिया में है वैसे ही सेम अब नेपाल का भी हो चुका है। बट पुराने टाइम में, लाइक 1990s के टाइम पे, वहाँ पे राजा का शासन चलता था। बट राजा भी अपनी मर्जी से काम नहीं करता था, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करता था। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके जो रिजल्ट थे, एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की लहर पैदा हुई और राजा वीरेंद्र ने नवंबर 1990 में एक नए संविधान की घोषणा करके सीमित संवैधानिक राजतंत्र एवं बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मान्यता दे दी। तो देख सकते हो कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद एक रिजल्ट में वीरेंद्र, जो वहाँ का राजा था, किंग था, उसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को मान्यता दे दी कि हाँ ठीक है, हम बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मान्यता देते हैं, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम ला सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। अब हम जान लेते हैं डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन मतलब लोकतांत्रिक क्रांति, कि जो नेपाल में लोकतंत्र आया वो कैसे आया। इन द 1990 माओइज्म स्प्रेड रैपिडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। सबसे पहले हम जानते हैं कि माओइज्म या माओवाद होता क्या है। तो माओवाद एक तरीके से साम्यवाद होता है। जो लोग मार्क्स के विचार को अपनाते हैं उन्हें ही हम माओवाद कहते हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं? जो साम्यवाद है या कम्युनिज्म है वो यही है, सिंपल सी चीज़ है कि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो, ना किसी राजा के हाथ में, ना किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट ही लोगों का कल्याण करे, वेलफेयर देखे। तो ये आइडियोलॉजी अपनाते माओइज्म। ओके, तो यही आइडियोलॉजी नेपाल में फैल गई थी, स्प्रेड हो चुकी थी पूरी तरीके से, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया में काफ़ी सारे लोग इस आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर रहे थे। दिस किंग द रूलिंग एलाइट एंड, ये जो आइडियोलॉजी थी एक तरह से खिलाफ थी। मैं जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। किंग के, रूलिंग एलाइट्स के मतलब जो धनी वर्ग है, अभिजन वर्ग है, वेल्दी लोग हैं, उनके खिलाफ थी। जैसे कम्युनिज्म था ना, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको मार्क्सिज्म एक्चुअल में अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी।
देन क्या होता है, वहाँ पे ये माओइज्म फैल गया, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस आइडियोलॉजी को अपना रहे थे और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो गए थे कि इनके वेल्दी पर्सन के, रूलिंग एलाइट के, किंग्स के। ओके, मीनवाइल इन 2001 अंडर अ कॉन्स्पेरेंसी, एक षड्यंत्र के थ्रू जो वहाँ का राजा था, नेपाल का जो किंग था वीरेंद्र, उसकी फैमिली के सहित मर्डर कर दिया उसका, मतलब हत्या कर दी एक तरह से। द न्यू किंग जिसका नाम था ज्ञानेंद्र प्रूव टू बी लेस विजनरी, जो नया किंग बना वो ज्ञानेंद्र था, बट वो बहुत ही ज़्यादा लेस विजनरी था, मतलब वो दूरदर्शी नहीं था, ठीक है। बट उसने क्या किया, ही टुक ओवर गवर्नेंस इन February 2005 बाय सीकिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट और शेर बहादुर देवा। जो शेर बहादुर देवरा थे, जो एक लोकतांत्रिक सरकार से, जिन्होंने सरकार बनाई थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था से जिन्होंने सरकार बनाई थी, उसको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, उनसे शक्ति अब मतलब उनकी पावर अपने हाथ में ले ली। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ओके, सो जब शेर बहादुर देववा से किसने, ज्ञानेंद्र ने वहाँ की गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया, तब उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि अप्रैल में 2006 में देयर वर नेशन वाइड प्रो डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन इन विच थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड। इसका ये रिजल्ट निकला कि वहाँ पे 2006 में क्या हुआ, एक देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, आंदोलन स्टार्ट हो गए, जिसमें हजारों लोग मारे भी गए। अतः राजा को संसद को बहाल करने के लिए बाध्य भी होना पड़ा कि ये जो आंदोलन हुआ, जो ये प्रदर्शन हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ, तो इस वजह से राजा एक तरह से बाध्य हो गया और उसने संसद को बहाल कर दिया, जो कि उसने 2002 से ही निलंबित कर रखा था। जो चीज़ बंद कर रखी थी, मतलब जिस चीज़ पे वो एग्री नहीं होता, फिर से उसने स्टार्ट कर दिया। इस सफल क्रांति के संचालन में 7 दलों के गठबंधन, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिस सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन द 7 पार्टी कोलिशन माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे आपकी बांग्लादेश की स्टोरी खत्म होती है। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि डेमोक्रेसी सिस्टम आखिर बांग्लादेश में, सॉरी नेपाल में कैसे आया था। ओके, और जो मतलब नेपाल भारत के बीच में कुछ इशूज़ हैं, उसके हम एक साथ डिस्कस करेंगे 7-8 कंट्रीज़ के साथ, सार्क कंट्री के साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे श्रीलंका, जो कि सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है। ओके,